नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्या। इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लोकसभा इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, इसी सिलसिले में आज हम रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक में अलग अलग जगहों में हम गए थे, आपको लोकसभा इलेक्शन के मिजाज के बारे में बताया, लोग किस नेता को लाना चाहते हैं, अपना सांसद किसको चुनना चाहते हैं। आज हम इसी सिलसिले में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक माँ है। जी हाँ, ऐसी माँ जो अपने बेटे को पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आशा हुड्डा जी से, जो सांसद रोहतक से जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा की माँ है। बच्चा जब पहली बार इस दुनिया में आता है, अपनी माँ की कोख में आंखें खोलता है, भगवान से पहले वो शायद अपनी माँ को देखता है और जो पहला शब्द बोलता है वो है माँ। आज हम एक माँ से बात करेंगे। आशा जी, आपका इंडियाज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक माँ से बात कर रहे हैं। आपका बेटा आज चुनावी रणभूमि में खड़ा है और कहीं ना कहीं हम लोगों से मिल रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव लोगों के थॉट्स हैं, बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली और हम आपको भी देख रहे हैं पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे। आप दोनों तरीके से कमान संभाले हुए हैं, क्या कहेंगे? जी नहीं, मैं कमान नहीं संभाले हुए। चुनाव का समय है, चुनाव दीपेंद्र अपना खुद संभालेगा। मेरे लिए तो रोहतक एक परिवार के जैसा है और परिवार में मिलना जुलना चलता ही रहता है। तो उसी सिलसिले में हमारे पुराने लोग हैं, सब 3 पीढ़ी से जुड़े हुए परिवार भी हैं, 2 पीढ़ियों से जुड़े हुए परिवार हैं। उन्हीं से मिलके अच्छा लगता है, मिलते हैं, वो बीच में भी मिलते रहते हैं। अब चुनाव का समय है तो इसलिए उनसे स्पेशली मिला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि दीपेंद्र को जिस तरीके से भी वो कर सके मदद करें। आशा जी, जैसे कि आज हम जगह जगह घूमे, छोटे छोटे गांवों में ऐसी जगह गए जहां पर दीपेंद्र के बारे में हमने एक बात सुनी कि हमारे बीच का नेता है। हम जब भी जाते हैं हमारी बात सुनते हैं, हमारी मदद के लिए आते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी दौरे से दीपेंद्र आए, और कई बार होता है कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ होती है, माँ के पास अपनी थकान मिटाने के लिए आते हैं, अपनी कोई बात डिस्कस करते हैं बहुत इमोशनली, फिर आप एज ए टीचर, एज ए मदर उनको बताती हैं। ऐसा है, ये एक बड़ी अजीब बात है कि दीपेंद्र को मैंने कभी काम से थकते हुए नहीं देखा। ऐसे भी दिन आए वो रात को 1:30, 2 बजे आया, लेकिन वो काम से थकान नहीं महसूस करता। वो परेशान ज़रूर हो जाता था। कई बार किसी गांव के दौरे से आया तो वो कहता था कि वहाँ माँ ऐसे मुझे महिलाएं मिली, बुज़ुर्ग महिलाएं, जो ये कहने लगी कि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल है, वो 8th तक का है, हमारी लड़कियां ऊंची कक्षा में पढ़ने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। तो वो वेट करता था कि मैं अपने किस तरीके से, उन दिनों की बात है ये जब हुड्डा साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, कि मैं कैसे पापा से रिक्वेस्ट करके उनके लिए स्कूल अपग्रेड कराऊँ। हुड्डा साहब उससे अक्सर कहते थे कि बेटा, हरियाणा का जितना बजट है मुझे हर ज़िले में बराबर बांटना पड़ता है, धीरे धीरे होंगे। वो ज़िद लगा के बैठा करता था और कहीं बजट कम करो, लेकिन जो मेरी छोटी छोटी बहनें हैं उनके लिए हर गांव में 12th तक का स्कूल ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह वो कई बार परेशान होकर आता था, कहता था मम्मी आज भी इतने साल के बाद मुझे कभी दुख होता है, किसी गांव में साफ़ पानी नहीं आता। वो दिल से लगा के बैठ जाता था और उस काम में जुट जाता था कि जब तक वो काम पूरा नहीं करता, चाहे उसको 10 दिन लगें, 3 दिन लगें, 4 दिन लगें, वो परेशान रहता था। तब मैं उसको समझाती थी, बेटे काम एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे होंगे, तुम लगे रहो, तुम्हारा फ़र्ज़ काम करना है और सफलता। कहीं ये युवा पीढ़ी का जो एक नशा है दीपेंद्र को लेकर, वो साफ दिख रहा है। आशा जी, अब एक महिला है, आपने दीपेंद्र जी की बात कही कि वो औरतों को लेकर बहुत सेंसिटिव थे, छोटी बहनों को देखते थे, स्कूल नहीं है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हालांकि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें कि महिलाओं की हालत बहुत बुरी है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिली। तो आप जाती हैं, किस तरीके की बातें आपको सामने निकल कर आती हो, किस तरीके से आप हेल्प? देखिए, वैसे मैं राजनीतिक तौर पर तो बाहर नहीं जाती, पर क्योंकि हमारा परिवार शुरू से रोहतक में रहा है और राजनीति में सक्रिय रहा है, तो मेल जोल बहुत है। गांव में भी जाती हूँ, शहर में भी जाती हूँ। और जब दीपेंद्र और हुड्डा साहब घर पे नहीं होते और कोई भी महिला किसी काम से घर आती है तो मैं मिलती भी ज़रूर हूँ। महिलाएं परेशान तो हैं और
उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, करा भी, और चाहे सरकार रही या ना रही उनके लिए हम काम करना भी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी शिक्षा की है और उसमें मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, खुशी के साथ कह सकती हूँ। हुड्डा साहब भी बड़े संवेदनशील रहे, उन्होंने लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई और उनकी यही इच्छा थी कि लड़कियों को शिक्षा अच्छी मिलेगी तो वो खुद अपनी उन्नति का रास्ता ढूंढ लेंगी। अभी जैसे कि हम गाँवों में जा रहे हैं, गाँवों में औरतें बड़ी परेशान हैं पानी को लेकर, बिजली को लेकर। उनका एक ही कहना था कि जब हुड्डा साहब सीएम थे और तब हमको बहुत सुविधा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं दीपेंद्र को लेकर आज भी बहुत उम्मीद में है। कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, ये मामला एक संवेदनशीलता का है। देखिए, मैं राजनीतिक कमेंट नहीं करती, लेकिन जो आज राजनीति के शीर्ष पे हरियाणा में जो पार्टी सरकार में बैठी है वो संवेदनहीन है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हरियाणा में आपने भी पढ़ा होगा, आप पत्रकार हैं, महिलाओं के रेप के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक मुख्यमंत्री का ये बयान देना कि लड़कियां पहले लड़कों से दोस्ती कर लेती हैं, रेप का इल्ज़ाम तब लगाती हैं जब उनका झगड़ा हो जाए। मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ, जब एक 2.5 साल या 6 साल की या स्कूल में पढ़ती बच्ची के साथ ये घटनाएं होती हैं, उनका क्या कसूर है? असल में तो एक भी रेप की घटना हमारे समाज में होती है, हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम लड़कियों को दोषी ठहराएं। तो मेरा मानना है कि महिलाओं की या लड़कियों की या हमारे युवाओं की भी अगर समस्या है, सारी संवेदनशीलता से जुड़ी है। जब हमारे राजनीति में जो शीर्ष पे बैठे नेता हैं, अगर वो उसको नहीं सोचेंगे सिंपैथी से, तो वो उसका हल भी नहीं निकालेंगे। नीयत साफ होनी चाहिए। नीतियाँ तभी बनती हैं अगर नीयत अच्छी हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। बहुत बड़ी बात आपने कही। नीतियाँ तब बनती है जब एक पॉजिटिव सोच हो। एक माँ से और एक फीमेल से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप औरतों से भी मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हमने देखा है फीमेल का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए सुविधा। महिला सुरक्षा में सरकार अपना काम करे, उसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लड़कियों को अच्छी शिक्षा देकर सशक्त बनाएं तो वो खुद भी अपनी रक्षा कर पाएंगे। आज जो ये कन्या भ्रूण हत्या का चल रहा है, ये इसकी वजह आप माँ बाप से पूछिए, वो ये कहती हैं माएँ कि हम अपनी लड़की की सुरक्षा को लेकर चिंता में रहती हैं। उनकी बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी तो शायद कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके घर बेटी ना हो। बहुत बड़ी बात कही है, जहाँ पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं पर सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में है बेटियों की सुरक्षा को लेकर। जिस तरीके से आशा हुड्डा जी ने एक बातों बातों में कही कि उनकी जो प्राथमिकता है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है। जब हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब हमारी बेटियां सुरक्षित होगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडियाज़ 18। नमस्कार। जिस कंट्री विच, जिस देश विच महिला लेडीज़ खुश नहीं ना, वो देश खुश नहीं रह सकता। सब तो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी कंट्री दी लेडीज़ ਨੂੰ सुरक्षा, चंगी एजुकेशन ते सारी फैसिलिटीज़ देना सरकार दी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी सरकार आए, मैनू सरकार तो मतलब नहीं है। इहो शिक्षा मैं दीपेंद्र ਨੂੰ देनी आ बई, सब तो पहला बेटा अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे भैणां ने उन्हां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ भी उन्हां दी फैसिलिटीज़ चाहिए है पूरी कोशिश करके उन्हां ਨੂੰ प्रोवाइड करानी है, ਤਾਂ ही साडी कंट्री आगे जाएगी। रोहतक के लोगों को ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ रोहतक एक परिवार ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पिछले 70 साल तो वसदा सी, वैसा ही रोहतक चाहिए है, जिथे प्यार होए, भाईचारा होए, कोई किसी का धर्म ना पूछे, कोई किसी की जात ना पूछे। घर तो बाहर निकली है तो लगी एक भरा मिलिया है, कोई चाचा मिलिया है, कोई अंकल मिले ने, कोई भाभी जी मिले ने। ये ना होए अच्छा तुसी किस बिरादरी दे हो, तुसी किस धर्म दे हो। केवल प्यार, भाईचारा ते विकास की गल होनी चाहिए।